Alright kids, अस्सलाम वालेकुम. Welcome back to the online class. I hope आप सब ठीक होंगे. Yes, please. So continuing our chapter number 3. In previous class हमने business plan तक complete discuss किया था. हमने business plan की वीडियो देखी थी. हमने बहुत डिटेल में business plan तक डिस्कस किया था. एंटरप्रेन्योर्स को डिस्कस किया था. अब आज हमें एक बिजनेस प्लान की एग्जांपल देखनी है. मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ बिजनेस प्लान की और फिर हम कंटिन्यू करते हैं. हमने प्रीवियस क्लास में जब बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड किया था तो हमने देखा था कि बिजनेस प्लान एक बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स मौजूद है कि बिजनेस क्या होगा, नाम क्या होगा, लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, काम कैसे करेगा, कितने लोग होंगे, कहाँ से लोग आएंगे, किस स्किल्स के लोग होंगे, फाइनेंस कहाँ से आएगा, कस्टमर कौन होंगे, सप्लायर कौन होंगे. तो आपके सामने एक केस स्टडी है. आप देखिए बिजनेस प्लान फॉर पिज्जा प्लेस लिमिटेड. ये एक पिज्जा प्लेस लिमिटेड है और इसकी हमारे पास इसका एक बिजनेस प्लान मौजूद है. आप देखें इसको सिर्फ ओवरव्यू लेंगे ताकि आपको एग्जांपल केस में समझ आए कि ओके दिस इज अ बिजनेस प्लान. इस तरीके का बिजनेस प्लान होता है. तो देखिए सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस आ गया पिज्जा प्लेस लिमिटेड. उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो उन्होंने बताया वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारा नेक्स्ट चैप्टर में कवर होगा. बिजनेस एम क्या है? टू प्रोवाइड अ हाई क्लास टेक अवे पिज्जा सर्विस इंक्लूडिंग होम डिलीवरी. इन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ पे बता दिया कि ऑब्जेक्टिव है हमारा टेक अवे और डिलीवरी पे. हम डाइन इन पे काम नहीं करेंगे. हम डाइन इन पे काम नहीं करेंगे. इन्होंने ये बहुत क्लियरली हमें बता दिया. उसके बाद प्रोडक्ट पे हमें बताया कि इट्स अ हाई क्वालिटी होम कुक पिज्जाज, कि ये हाई क्वालिटी होम कुक पिज्जाज होंगे. प्राइस जो है इसकी एवरेज प्राइस $5 होगी, $1 डिलीवरी चार्ज. तो आप देखो इन्होंने आपको प्राइस के बारे में भी बड़ा क्लियरली बता दिया. फिर मार्केट दे आर एमिंग फॉर यंग पीपल एंड फैमिलीज. इन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस टारगेट मार्केट को बता दिया. उसके बाद मार्केट रिसर्च अंडरटेकन एंड द रिजल्ट पे बता रहे हैं कि रिसर्च इन द एरिया कंडक्टेड यूजिंग क्वेश्चनर्स, ऑल्सो रिसर्च इनटू नेशनल ट्रेंड्स इन टेक अवे सेल्स एंड लोकल कॉम्पिटिटर्स. हमारा आगे सेक्शन 3, जैसे हमारा सेक्शन 1 है तो सेक्शन 2 हमारा पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स की बात होगी. फिर सेक्शन 3 हमारा मार्केटिंग आएगा. तो मार्केटिंग का चैप्टर 2 जो है वो मार्केट रिसर्च है. मार्केट रिसर्च में हम ये रिसर्च वाले एलिमेंट्स कवर करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बिजनेस प्लान में ये जो मार्केटिंग की बात हुई थी ये क्या हुई थी, रिसर्च की बात. फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लान में कह रहे टू स्टाफ द बिजनेस ओनर्स. दोनों स्टाफ बिजनेस ओनर्स हैं. टू बी द ओनली स्टाफ टू बी एम्प्लॉयड इनिशियली. कह रहे अपफ्रंट इनिशियली तो जो दो ओनर्स हैं वो ही स्टाफ होंगे. स्टाफ के बारे में बताया जा रहा है कि पीटर यांग, शेफ ऑफ 15 years एक्सपीरियंस. सेब्रीना सुई, डेप्यूटी मैनेजर ऑफ रेस्टोरेंट फॉर 3 years. तो आपके वर्कफोर्स के बारे में इन्होंने बता दिया जो दो ओनर्स हैं और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बता दिया. फिर प्रोडक्शन डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं कि मेन सप्लायर्स हैं पी एंड पी होलसेलर्स. फिक्स कॉस्ट बिजनेस की है $50,000 पर ईयर फिक्स कॉस्ट है. अब ये कॉस्ट की बात हो रही है तो सेक्शन 5 फाइनेंस में हम चैप्टर 3 पढ़ते हैं कॉस्ट का, चैप्टर 2 हम पढ़ते हैं कॉस्ट का. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली $1 पर यूनिट. और हर एक पिज्जा बनाने की कॉस्ट जो है वो $1 आएगी इनको. उसके बाद लोकेशन क्या है? साइट इन शॉपिंग स्ट्रीट ब्रूनी एवेन्यू, ब्रुनाई एवेन्यू जस्ट अवे फ्रॉम द टाउन सेंटर. लीज होल्ड साइट फॉर 10 years. अब ये साइट जो है वो लीज पर होगी. एक हमारे पास फ्री होल्ड होती है, एक लीज होल्ड होती है. ये हम अकाउंट्स में से पढ़ते हैं. ठीक हो गया. तो लीज होल्ड है हमारे पास 10 years की. 10 years की जगह है इनके पास. इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं. सेकेंड हैंड किचन इक्विपमेंट $4,000 का. सेकेंड हैंड मोटर बाइक $1,000 की, क्योंकि डिलीवरी के लिए मोटर बाइक भी चाहिए होगी इनको. उसके बाद फोरकास्टेड प्रॉफिट में इन्होंने फाइनेंशियल अपेंडिक्स दिया है. समरी ये है कि फर्स्ट ईयर ऑपरेशन में टोटल कॉस्ट होंगी 55,000, रेवेन्यू होगा 85,000, प्रेडिक्टेड प्रॉफिट है $30,000 और ब्रेक इवन के लिए उनको 12,500 यूनिट्स हर साल सोल्ड करने. अब वंस अगेन ये कॉस्टिंग, ये ब्रेक इवन,
ये सारी चीजें सेक्शन 5 फाइनेंस में कवर होंगी हमारे पास। बिजनेस प्लान पूरे बिजनेस के तमाम सेक्शंस को मिलाकर एक समरी होती है। हम एक जगह सारी चीजें लेकर आ जाते हैं एक पेज पे, ताकि सामने वाले को, इन्वेस्टर को, बैंक को कन्विंस कर सकें कि आप हमारे ऊपर पैसा लगाएं। Cash flow: due to the high setup and promotion cost, there will be negative cash flow in the first year. अब कैश फ्लो भी फाइनेंस के सेक्शन में चैप्टर 3 बनता है हमारे पास, कैश फ्लो। फिर फाइनेंस क्या, $10,000 इन्वेस्टेड बाय ईच ऑफ द ओनर्स, रिक्वेस्ट टू बैंक फॉर अ फर्दर $10,000 प्लस एन ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट ऑफ $5,000 पर मंथ। अब ये बता रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा इस कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए, इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। $10,000, $10,000 ईच, दोनों पार्टनर्स डालेंगे, $20,000 ये हो गया। $10,000 का लोन लेंगे, $30,000 हो गए। और ओवरड्राफ्ट मांग रहे हैं वो बैंक से कि हर महीने हमें $5,000 का ओवरड्राफ्ट दें, क्योंकि पहले साल हमारा कैश फ्लो नेगेटिव होगा। तो हियर इज अ ब्रीफ बिजनेस प्लान फॉर पिज्जा प्लेस। इस तरीके से बिजनेस प्लान हमें दिखता है। ये बिजनेस प्लान कुछ स्ट्रक्चर होता है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज नाउ कि बिजनेस प्लान क्या होता है। एक प्लान है जिसके थ्रू बिजनेस चलता है। बिजनेस क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें इस प्लान में लिखी गई होती हैं। इसको देख के ओनर्स जो हैं या मैनेजमेंट जो है, वो अपना वे आउट भी क्रिएट करती हैं कि यार क्या हम जो बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कहीं हम डेविएट तो नहीं हो रहे। कल की वीडियो में हमने देखा था कि वो दिखा रहा था गाड़ी एज अ सिंबल ऑफ अ कार, गाड़ी इन रिप्लेसमेंट ऑफ अ कार, वो गाड़ी ऊपर जा रही थी, फिर वो उसको करेक्ट करके नीचे ले आता है। तो दिस इज हाउ बिजनेस प्लान हेल्प्स बिजनेस विद देयर डे टू डे वर्किंग, राइट। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास इस चैप्टर में एक और टॉपिक ऐड होता है। इस चैप्टर का ही सब टॉपिक ऐड होता है जिसको कहते हैं बिजनेस साइज। अब आपके सामने अगर मैं चंद एग्जांपल्स प्लेस करूं बिजनेसेस की, सो लेट मी पुट सम एग्जांपल्स, सम लोकल एग्जांपल्स। मैं कराची की एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि वो कनेक्शन आ जाए। और कुछ एग्जांपल्स आपके नोन होंगी, कुछ अननोन हो सकती हैं। अब अगर मैं एग्जांपल दूं मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास, मेरे पास यहाँ गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट कॉर्नर पे एक बेकरी है जिसका नाम है सिटी बेकर्स। बिल्कुल छोटी सी बेकरी है, सिटी बेकर्स नाम है उसका। अगर मैं कराची लेवल पे एक और बात करूं तो हमारे पास एक बड़ी एग्जांपल आ जाती है यूनाइटेड किंग, अ वेरी वेरी फेमस एग्जांपल। बेकरी सेटअप है यूनाइटेड किंग, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर मैं कुछ और रिनोन्ड एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास आ जाता है कबाबजीज बेकर्स, ठीक है। अगर मैं पंजाब साइड की बात करूं तो हमारे पास आ जाता है तहजीब, राइट। तो अब आप मुझे ये बताएं, दे ऑल आर ऑपरेटिंग इन बेकिंग इंडस्ट्री, बेकरी सेक्टर। आर दे ऑल ऑफ द सेम साइज? आर दे ऑल ऑफ द सेम साइज? Not, no, 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 sir, not at all. They aren't same in the size, sir. Probably City Bakers would be a very small business. United King would be a medium-sized business. Kebabjis would be a large-scale business. तो याद रखिएगा, दुनिया भर के जितने businesses हैं वो अपने sizes में vary करते हैं. They are different in their sizes. They vary in terms of their sizes. Businesses vary greatly in terms of size. It can be run by one individual or can employ thousands of workers. कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो एक ही ओनर है जिसका, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिसके थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। तो सर अब बिजनेस साइज मेजर करना पड़ता है। सवाल ये आ जाता है कि सर क्यों बिजनेस साइज मेजर किया जाता है और कौन लोग हैं जो बिजनेस साइज मेजर करते हैं। ये देखें, व्हाई टू मेजर बिजनेस साइज एंड हु मेजर बिजनेस साइज। सर बिजनेस का साइज मेजर क्यों करते हैं और कौन लोग करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस का साइज गौर से देखिएगा, सबसे पहले जो बिजनेस का साइज है वो गवर्नमेंट मेजर कर, इन्वेस्टर्स मेजर करते हैं। ये लीजिए इन्वेस्टर। अब सर इन्वेस्टर बिजनेस का साइज क्यों मेजर करते हैं? व्हाई दे मेजर बिजनेस साइज? टू डिसाइड विच बिजनेस टू इन्वेस्ट इन, ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि किस बिजनेस में उन्हें इन्वेस्ट करना है, ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि किस बिजनेस में उन्हें इन्वेस्ट करना है, किस बिजनेस में उनको लगता है कि उनका रिटर्न अच्छा होगा।
किस बिजनेस में उन्हें इन्वेस्ट करना है, ताकि ये इन्वेस्टर डिसाइड कर सके। अब मैं और आप यही चाहेंगे कि हम एक अच्छे स्टेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बिजनेस का साइज मेजर करना पड़ेगा टेक्निकली। माइंड ये कहता है, इट्स नॉट नेसेसरी 100%, इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज, इट्स नॉट द केस ऑलवेज, लेकिन माइंड ये कहता है कि a bigger business, a large business, a larger business is usually a more stable business, right? उसके बाद बात आ जाती है गवर्नमेंट्स की। तो गवर्नमेंट क्यों मेजर करते हैं बिजनेस का साइज? टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, ताकि हम स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकें। गवर्नमेंट जो है, दुनिया भर की गवर्नमेंट, मैं मुस्तकिल पिछली कई क्लासेस से ये बात कह रहा हूं कि जब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे बिजनेस में हमारे सिलेबस में, तो हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इग्नोर करेंगे, बिकॉज वी डोंट फाइंड दीज काइंड ऑफ सपोर्ट दैट वी स्टडी इन बिजनेस। हम जो बिजनेस में पढ़ते हैं वो हमें प्रैक्टिकलिटी यहां पे नजर नहीं आ रहा होता, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अब दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं वो स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करती हैं। और अभी हमने थोड़ी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में देखा था हमने कि वहां पे लिखा हुआ था हाउ टू गवर्नमेंट सपोर्ट बिजनेसेस, हाउ टू गवर्नमेंट सपोर्ट स्टार्टअप्स। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा है, राइट, कि हाउ टू गवर्नमेंट सपोर्ट बिजनेसेस। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है स्मॉल बिजनेसेस को, तो स्मॉल बिजनेस साइज मेजर करेंगे तब पता चलेगा ना उनको कि कौन सा बिजनेस स्मॉल है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लार्ज है। कॉम्पिटिटर्स बिजनेस का साइज मेजर करते हैं ताकि उनको यह पता चल सके कि किस लेवल पे कंपटीशन है, किससे कितना कंपीट करना है, किस तरीके से कंपीट करना है, कोई मेरा कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के साइजेस मेजर करते हैं ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमें किससे कंपीट करना है, किस तरीके से कंपीट करना है। बैंक्स मेजर करती हैं बिजनेस के साइज ताकि वो ये देख सकें कि क्या उन्हें लोन देना है या नहीं देना। अब आप देखें, बैंक के पास अपना खुद का पैसा तो होता नहीं है। बैंक जो है वो कस्टमर के डिपॉजिट से ही गेम खेल रहा होता है, सारा उसको रोटेट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो बैंक के पास रिस्क बहुत बड़ा होता है, अपना पैसा उसका तो है नहीं, वो तो दूसरे के डिपॉजिट पे गेम खेल रहा है, लोन दे रहा है। तो बैंक को दो चीजें चाहिए, दो चीजें। पहली चीज चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी, राइट, और दूसरी चीज उसको चाहिए प्रॉफिट। तो समटाइम्स बैंक ऑल्सो मेजर साइज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि इसका साइज क्या होगा। साइज से वो स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी से वो अपना रिस्क एनालाइज करेंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल फैक्ट है, इट्स अ 100% फैक्ट, स्मॉल बिजनेसेस वुड बी मोर रिस्की टू इन्वेस्ट इन। मैं किसी छोटे बिजनेस पे पैसा लगाने जाऊंगा तो मेरे पास ये रिस्क है कि यार ये पैसे वापस करेगा, पता नहीं ये काम कर सकेगा, ये कैसे काम करेगा, ये पैसे बना सकेगा नहीं बना सकेगा, ये मेरा पैसा रिटर्न करेगा नहीं करेगा। बिगर बिजनेस, अ लार्जर बिजनेस हैज मोर स्टेबिलिटी, तो उधर से पैसा वापस आना इजी होता है। लेकिन स्मॉल बिजनेस से आप प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो। स्मॉल बिजनेस क्योंकि जहां रिस्क ज्यादा है वहां आप उससे बोलोगे मेरा रिटर्न ज्यादा करो, क्योंकि मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं। बिगर बिजनेस पे रिस्क इतना नहीं है, तो वो उसको भी पता है, बिगर बिजनेस को भी पता है कि अगर मैं लोन एक्वायर कर रहा हूं तो मैं बहुत कम रिस्क पे, सामने वाला बंदा मुझे लोन दे रहा है तो मैं उसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दूंगा। इसीलिए बड़े बिजनेसेस का इंटरेस्ट रेट यूजुअली कम होता है, छोटे बिजनेसेस का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। अगर मैं अपने किसी वेंचर के लिए लोन लेने चले जाऊं बैंक के पास, तो बैंक मुझसे ठीक ठाक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन अगर वही लोन पेप्सी पाकिस्तान लेने चले जाए तो ऑब्वियसली उसे वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, बिकॉज पेप्सी पाकिस्तान इज अ वेरी बिग ब्रांड, उसकी एक रेपुटेशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बैंक को पता है ये पैसा वापस होगा, रिटर्न आ जाएगा, तो कम रिटर्न पे काम करेंगे क्योंकि रिस्क कम है। सवाल आ जाता है कि सर चलें, ये तो पता चल गया कि कौन लोग बिजनेस का साइज मेजर करते हैं और क्यों करते हैं, लेकिन सर बिजनेस का साइज मेजर कैसे करते हैं? हाउ टू मेजर बिजनेस साइज, कैसे पता करेंगे कि ये छोटा बिजनेस है, ये बड़ा बिजनेस है, ये उससे बड़ा बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये सबसे बड़ा बिजनेस है? हाउ टू मेजर बिजनेस साइज? तो बिजनेस साइज मेजर करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे तरीके, लेकिन आपके सिलेबस में मेजरली चार तरीके बताए जाते हैं, टेस्ट होते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन चार सबसे कॉमन तरीके बिजनेस साइज मेजर करने के। पहला है विद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज,
आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को यूज करते हैं कि भाई कितने एम्प्लॉयज हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं अपने बिजनेस का साइज मेजर करूंगा या किसी के बिजनेस का साइज मेजर करूंगा। ये यूजुअली लेबर इंटेंसिव, हम आगे सेक्शन 4 ऑपरेशंस में इंटेंसिव पढ़ेंगे। तो लेबर इंटेंसिव सिर्फ अभी ओवरव्यू दे देता हूं, सिर्फ एक ब्रीफ वर्ड में बता देता हूं एक लाइन में, कि जहां लेबर ज्यादा हो। लेबर इंटेंसिव अ बिजनेस विच डिपेंड्स ऑन लेबर, एक ऐसा बिजनेस जो डिपेंड करता है लेबर्स के ऊपर, उसे हम लेबर इंटेंसिव कहते हैं। नंबर कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंटेंसिव के लिए, अब कैपिटल इंटेंसिव वो बिजनेस जो कैपिटल पे डिपेंड, कैपिटल हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। इट्स अबाउट मैन मेड मशीन्स एंड टूल्स एंड गुड्स, जो मैन मेड आइटम्स हैं जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। मैन मेड तो मशीन्स होती हैं ज्यादातर, कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स, ठीक हो गया। इक्विपमेंट्स, टूल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड सेल्स टर्नओवर, कितना सेल्स कर रहे हैं। ये आमतौर पे सिमिलर बिजनेसेस के लिए होता है। जैसे ऑटोमोबाइल में मैं टोयोटा और होंडा को सेल्स पे कंपेयर कर सकता हूं, सेल फोन में मैं एप्पल और सैमसंग को सेल्स पे कंपेयर कर सकता हूं, बेवरेज इंडस्ट्री में मैं इसको पेप्सी और कोको कोला को सेल्स पे कंपेयर कर सकता हूं। लेकिन मैं ये कंपैरिजन सेल्स के थ्रू नहीं कर सकता कि पेप्सी और टोयोटा का सेल्स चेक करो और देखो कौन सा बड़ा बिजनेस है, क्योंकि दोनों सिमिलर आइटम्स नहीं है। पेप्सी और टोयोटा सिमिलर आइटम नहीं बना रहा, तो हम उसको सेल्स पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। सेल्स का कंपैरिजन करना के लिए ये मेक श्योर करें कि होमोजेनस प्रोडक्ट हो, सिमिलर आइटम हो, तब जाके कंपैरिजन पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे बात करेंगे। दिस मीन्स द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, but business which use more machinery and technology, that is capital intensive, may have few employees but they still might be big। अब देखो, ये एक ही लाइन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मैथड का यूजेज भी बताया है और प्रॉब्लम भी बता दिया। इन तीन लाइनों में यूजेज भी बता दिया और प्रॉब्लम भी बता दिया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक ऐसा तरीका है जहां एक ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जितने ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे होंगे हम कहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन उतनी बड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, एक ऑर्गेनाइजेशन बी है। ऑर्गेनाइजेशन ए में 62,200 एम्प्लॉयज हैं और ऑर्गेनाइजेशन बी में 8,800,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं। अब आप गौर से देखें सर, विद द गिवन नंबर ऑफ डेटा, विद द गिवन नंबर ऑफ डेटा, जो डेटा भी हमारे पास प्रोवाइडेड है, हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बी अपेयर्स टू बी अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बी का साइज ज्यादा होगा फॉर श्योर ऑर्गेनाइजेशन ए के मुकाबले। 100% ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन बी का डेटा के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन बी का जो साइज है वो बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं तो ये जो मैंने स्टैटिस्टिक्स लिखे हैं, जो मैंने डेटा लिखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ए गूगल है और ऑर्गेनाइजेशन बी बहरिया टाउन पाकिस्तान है। अब आप खुद बताएं कि गूगल कितना बड़ा बिजनेस है, बट क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव है तो वो कम एम्प्लॉय करेगा, तो इसका ये प्रॉब्लम है। लेकिन दुनिया भर में ये बहुत कॉमनली यूज होता है ये मेथड। तो ये मेथड याद रखिएगा, समझिएगा इस बात को। इस मेथड को एम्प्लॉय करने के लिए, यूज करने के लिए आपको दो सिमिलर एप्पल विद एप्पल कंपैरिजन वाली बात है, ऑरेंज विद ऑरेंज कंपैरिजन वाली बात है कि दोनों लेबर इंटेंसिव बिजनेस को आप कंपेयर कर सकते हो, तो फिर ये मेथड फीजिबल होगा। अगर आप लेबर इंटेंसिव बिजनेस को कैपिटल इंटेंसिव से कंपेयर करने लग गए तो फिर ये मेथड फीजिबल नहीं होगा। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, यहां तक कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो ओके, वी आर गुड टू गो ऑन, वी आर गुड टू गो ऑन। तो हम आगे चलते हैं। नाउ मेथड नंबर, ये था हमारा मेथड नंबर 1। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 पे, एंड विच इज द
अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। ये मेथड क्या कहता है? दिस मींस द टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड in an organization, but a business which might not use a lot of investment in machinery and involves less capital investment may still be big. अब आप देखें, बिल्कुल ऑपोजिट कर लें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का बिल्कुल ऑपोजिट। यूज इन 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 3 लाइनों में यूसेज भी बता दिया और इसका प्रॉब्लम भी बता दिया, और प्रॉब्लम बिल्कुल वही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेबर इंटेंसिव वाला, कि अगर हम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड यूज कर रहे हैं, तो अगर लेट्स सपोज एक बिजनेस है, बिजनेस ए, जिसने $100,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, और एक बिजनेस बी है जिसने $23,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, विद द गिवन डाटा, ओनली विद दिस गिवन डाटा बिजनेस ए अपीयर्स टू बी ग्रेटर, बिजनेस ए अपीयर्स टू बी बिगर इन साइज। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें यह कंफर्म करना है कि क्या दोनों कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हैं या एक लेबर इंटेंसिव है। प्रॉब्लम यही होगा कि लेबर इंटेंसिव बिजनेस वुड बी हैविंग अ लो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, बट इट माइट स्टिल बी बिग, वो स्टिल बिग हो सकता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं, टेक द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड कंसल्टेंसी फर्म्स लाइक मैकेंजी एंड कंपनी। ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है मैकेंजी एंड कंपनी, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज और जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, टैक्सेशन एंड ऑडिट, फाइनेंसेस वाला काम। Now, now this is one of the bigger companies in the world. ये मैकेंजी एंड कंपनी टॉप 10 में आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्रीज में। लेकिन इनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो विद द कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे अपीयर्स टू बी अ स्मॉलर बिजनेस, बट एज वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे आर अ वेरी ह्यूज बिजनेस। तो हमें प्रॉब्लम आता है लाइक वाइज अरेंजमेंट अगर ना हो, कंपैरिजन ना हो, तो फिर प्रॉब्लम आता है। लाइक वाइज कंपैरिजन हो तो ये मेथड्स एब्सोल्यूट स्पॉट ऑन होते हैं साइज बताने के लिए। थर्ड आ जाता है हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाम से ही पता चल रहा है आउटपुट की बात कर रहा है। दिस मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द बिजनेस। It is more suited for firms in same industry. However, value of output usually fluctuates throughout the year, and also a small firm can produce highly expensive good which is of high value, but business is still small. अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस गुड्स बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, उनके जो आउटपुट है गुड्स और सर्विसेज, उसकी वैल्यू क्या है, वॉट इज द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मिसाल के तौर पे पेप्सी एक रेगुलर 500 ml बनाता है, एक पेप्सी एक रेगुलर 500 ml बनाता है, राइट? तो उसकी वैल्यू है लेट्स सपोज मार्केट में 100 रुपीज, उसकी वैल्यू है मार्केट में 100 रुपीज, तो 100 रुपीज उसकी वैल्यू हो गई। टोयोटा लेट्स सपोज एक यारिस बनाता है, अब उस यारिस की वैल्यू है लेट्स सपोज 6 मिलियन या 5 मिलियन, जो भी है, तो वो उसकी वैल्यू है। तो अब वैल्यू के थ्रू हम बिजनेसेस का साइज मेजर करते हैं कि ये बड़ा बिजनेस है, ये छोटा बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है कि द वैल्यू इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, इट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। जैसे अब मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है जो ज्वेलरी में, गोल्ड में ऑपरेट कर रहा है। अब गोल्ड के रेट हर मिनट हर घंटे फ्लक्चुएट करते हैं। कभी मार्केट ऑल ऑफ अ सडन ऊपर चली गई तो उनका आउटपुट की वैल्यू बढ़ गई। अब है वो वही साइज, उनका साइज तो नहीं बढ़ा, ना उन्होंने ज्यादा गोल्ड खरीदा, ना उन्होंने ज्यादा आउटपुट बनाया, लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो इट अपियर्स टू बी कि बिजनेस का साइज बढ़ रहा है, बट एक्चुअली बिजनेस का साइज नहीं बढ़ा। अच्छा, इसी तरीके से किसी दिन गोल्ड की मार्केट कोलैप्स कर गई, क्रैश कर गई, और ठीक ठाक पैसे नीचे आ गए। अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट में रुपए में बात करूं, मिसाल के तौर पे गोल्ड की मार्केट ऑल ऑफ अ सडन 20,000 रुपए फी तोला नीचे आ गई, तो अपेरेंटली जिसके पास मिसाल के तौर पे 100 तोला होगा, तो सर उसकी तो 20 लाख रुपए श्रिंक हो गए। अगर किसी के पास 100 तोला हुआ और 20,000 रुपए श्रिंक हो गए, तो उसके तो सर टेक्निकली उसके तो 20 लाख रुपए श्रिंक हो गए। और 100 तोला एक ज्वेलर बिजनेस के लिए बहुत नॉमिनल सी अमाउंट है, बहुत छोटी सी अमाउंट है।
तो अब आप समझिएगा 20 लाख रुपए श्रिंक हो गए, हमें लगेगा ये बिजनेस श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है, एक्चुअल में तो उसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये प्रॉब्लम है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट, अब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, हमारे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनके शेयर्स की वैल्यू रोज फ्लक्चुएट होती है। अभी हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल बुल मार्केट लगी हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और अभी 1.5 लाख से भी ज्यादा क्रॉस कर गया हमारा इंडेक्स। तो जाहिर सी बात है सबके शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अब शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, राइट? लेकिन क्या एक्चुअल में वो ग्रो कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। तो आउटपुट एक अच्छा मेथड है, लेकिन मेक श्योर करना पड़ता है हमें कि क्या वो वाकई रियल में ग्रो कर रहे हैं या रियल साइज बता रहे हैं या नहीं बता रहा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथा और आखिरी मेथड आ जाता है हमारे पास, सेल्स टर्नओवर। दिस इज यूजिंग द सेल्स रेवेन्यू वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। A business may be going through a bad phase and may not have huge sales. Does it make the business small? तो once again इन दो लाइनों में प्रॉब्लम, इसका यूजेज और प्रॉब्लम दोनों सामने बता दिया कि सर सेल्स टर्नओवर, हम वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू यूज करते हैं कि एक बिजनेस का सेल्स रेवेन्यू क्या है, एक बिजनेस का सेल्स रेवेन्यू क्या है, कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि भाई रेवेन्यू भी फ्लक्चुएट होता है, रेवेन्यू भी फ्लक्चुएट होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे लेट सपोज कोई ऑफ सीजन आ गया, ऑफ सीजन में अब सेल्स डाउन हो गई, तो डज दैट मेक दैट बिजनेस स्मॉल? क्या वो बिजनेस असल में छोटा हो गया? हो सकता है बिजनेस वही ऑपरेट कर रहा हो, उसकी सेल्स टेम्पररी डाउन हो गई हो, कुछ अचानक से ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में चेंजेस आ गए जिसकी वजह से उसकी सेल्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बढ़ गई। तो डज दैट मेक दैट बिजनेस बिग? अब सेल्स से तो वो बड़ा बिजनेस लग रहा होगा हमें। तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे पास। मेथड मेथड के यूजेज हैं, लेकिन उनके साथ साथ उसके प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अब आप देखो, एक समरी है इन चारों मेथड्स की, एक समरी, और ये समरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कभी हम आगे हम पास पेपर्स जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें हमें एक जगह पर एक इवैल्यूएशन लिखनी होती है। इवैल्यूएशन हमारा अपना जजमेंट होता है। दिस इज वन काइंड ऑफ इवैल्यूएशन, जहां हम इवैल्यूएशन ऐसे दे सकते हैं एग्जामिनर को, देयर इज नो परफेक्ट वे ऑफ कंपेयरिंग बिजनेस साइजेस। देयर इज नो परफेक्ट वे ऑफ कंपेयरिंग बिजनेस साइजेस, ये बात याद रखिएगा। ये हो ही नहीं सकता कि हम सारे बिजनेसेस को एम्प्लॉय से मेजर कर लें, कैपिटल से मेजर कर लें, ये हो ही नहीं सकता। सो इट इज बेटर टू यूज मोर देन वन मैथड। तो रिकमेंडेशन यही है कि हम एक मैथड से ज्यादा यूज करें। सवाल आ जाता है अब बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कि सर ये तो समझ आ रहा है कि बिजनेस का साइज है, ठीक है, ये सारी चीजें, सर बिजनेस ग्रोथ, तो क्यों कोई ओनर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहेगा? क्या हमेशा वो स्मॉल बिजनेस रखना चाहेगा या ग्रो करना चाहेगा? तो व्हाई डू ओनर्स वांट देयर बिजनेस टू ग्रो? जब आपकी ग्रोथ होगी, जब आप बिजनेस को ग्रो करोगे, मैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, अब मैं 10 ब्रांचेस पे ऑपरेट कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस में और लोग लेकर आना चाह रहा हूं। चलो ब्रांचेस नहीं बढ़ रही, लेकिन पहले मेरी ऑर्गन उसी ऑफिस के अंदर 10 एम्प्लॉयज थे, अब उसी ऑफिस में 100 एम्प्लॉयज हैं, मैं बिजनेस ग्रो कर रहा हूं। तो ग्रो करने से होगा क्या? नंबर वन, सबसे पहले मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और आपको पता है प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। एवरेज कॉस्ट कम होगी। अच्छा, एवरेज कॉस्ट पे मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे सेक्शन 5 फाइनेंस में जाके कवर होगा। हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी क्यों? जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे। इसका एक और पॉइंट भी आएगा ऑपरेशंस में विद द नेम ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये वाला जो पार्ट है, ये हम आगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये फिर वो सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। मार्केट शेयर हमारा ग्रो करेगा, जब हम ग्रो करेंगे तो हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स बढ़ रही होंगी और हमारा ब्रांड इमेज पॉजिटिव होगा, हमारा ब्रांड इमेज तगड़ा होगा, ब्रांड इमेज इंप्रूव करेगा। आपसे छोटी सी मिसाल ले लेता ना, आज से 10 साल पहले कबाब का ये ब्रांड इमेज नहीं था जो आज है। अब बहुत सारे लोगों के लिए शायद कबाबजीज माइट नॉट बी अ वेरी गुड ब्रांड, बट देयर आर मेनी पीपल, thousands and
हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कबाबजीज को बहुत बड़ा ब्रांड समझते हैं या ब्रांड देखते हैं, सर वो ब्रांड इमेज क्यों बनी कबाबजीज की? क्योंकि कबाबजीज ने ग्रोथ अचीव की, एक्सटेंसिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसकी वजह से उसने ये ब्रांड इमेज बनाया। तो सवाल ये आ जाता है कि सर ग्रोथ के इतने एडवांटेजेस हैं, नजर आ रहे हैं, बिजनेस ग्रो कैसे कर सकता है? हाउ कैन अ बिजनेस ग्रो? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, हाउ कैन अ बिजनेस ग्रो? कि सर जब बिजनेस ग्रोथ के इतने एडवांटेजेस हैं, तो सर बिजनेस ग्रो कैसे कर सकता है? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, many private businesses have business growth as one of their business objective। हम चैप्टर 5 में बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इसी सेक्शन के चैप्टर 5 में बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। बिजनेस के टारगेट्स हैं, ये बिजनेस के एम्स हैं, ये बिजनेस के गोल्स हैं जिनकी तरफ बिजनेस काम करता है। उनमें से एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सवाल आ जाता है कि सर ग्रोथ कैसे कर सकता है, बिजनेस ग्रो कैसे कर सकता है? सो बिजनेस ग्रोथ कैन अकर इन टू फॉर्म्स। बिजनेस दो तरीकों से ग्रो कर सकता है। नंबर वन इंटरनल, जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। नंबर टू एक्सटर्नल। दो तरीके से ग्रोथ हो सकती है बिजनेस की, एक इंटरनल ग्रोथ होती है, दूसरी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। सर इंटरनल ग्रोथ क्या होती है? व्हाट इज इंटरनल ग्रोथ? गौर से देखिएगा। अब इंटरनल ग्रोथ जिसको ऑर्गेनिक भी कह रहे हैं हम, बिजनेस दो तरीके से ग्रो कर सकता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। ये दो ही तरीके हैं बस, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इंटरनल को ऑर्गेनिक कहते हैं। तो इंटरनल ग्रोथ क्या होती है? इट इज वेयर अ बिजनेस ग्रोस with its own resources, with its own name। इंटरनल ग्रोथ क्या होती है? जब बिजनेस ग्रो करता है अपनी रिसोर्सेस पर, अपने बलबूते पे, अपने खुद के नाम पे जब बिजनेस ग्रो करता है, तो उसे हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, मैंने हेयर लैब की एक ब्रांच ओपन की हुई है। अब मैं हेयर लैब की जब दूसरी ब्रांच ओपन करूंगा अपने बलबूते पे, अपने रिसोर्सेस पे, अपने नाम से, तो उसे हम इंटरनल ग्रोथ कहेंगे। जब मैं इसकी तीसरी ब्रांच ओपन करूंगा तो उसे इंटरनल ग्रोथ कहेंगे। इसकी चौथी ब्रांच ओपन करूंगा तो उसे इंटरनल ग्रोथ कहेंगे। एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस by means of investing more in opening of new branches, new shops or factories, it is often slow but easier to manage। ये बात याद रखिएगा कि इंटरनल ग्रोथ आमतौर पे स्लो होती है। अब हेयर लैब को 3 साल 2.5 साल हो चुके हैं ऑपरेट करते हुए। अभी हम दूसरी ब्रांच की वर्किंग कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें अभी 1-1.5 साल और लगेगा दूसरी ब्रांच ओपन करने में। तो याद रखिएगा, इंटरनल ग्रोथ इज वेरी स्लो बट इट इज इजियर टू मैनेज। उसको मैनेज करना आसान होता है। इसके कंट्रास्ट सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर क्या और कोई भी तरीका है ग्रो करने का? मैं तो नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन करूं, तो सर इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? तो हमारे पास दूसरा तरीका होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। ये देखें, ये हमारे पास दूसरा तरीका। पहला तरीका था हमारा इंटरनल ग्रोथ, जहां हम अपने खुद के नाम से ग्रो कर रहे थे। एक्सटर्नल ग्रोथ, अब क्या है एक्सटर्नल ग्रोथ? गौर से देखिएगा, बिजनेस मर्जेस विद और टेक्स ओवर अनदर बिजनेस। मैं अब किसी और बिजनेस के साथ मर्ज हो जाऊं या किसी एक और बिजनेस को टेक ओवर कर लूं, उसको हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। मतलब मैं खुद जाके नई ब्रांच ओपन नहीं कर रहा, बल्कि एक एग्जिस्टिंग ब्रांच के साथ मर्ज कर रहा हूं, या फिर किसी दूसरी ब्रांच को, किसी दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करके अपने बिजनेस के साथ उसे मर्ज कर रहा हूं, तो उसे हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। अब मर्जर और टेक ओवर बज़ाहिर दिखने में ये सेम है, लेकिन इनमें बहुत मामूली सा फर्क है। मर्जर और टेक ओवर में एक मामूली सा फर्क है। मर्जर इज वेयर ओनर्स ऑफ टू बिजनेसेस एग्री टू जॉइन देयर फर्म्स टुगेदर एज वन। अब मर्जर क्या होता है? जहां दो बिजनेसेस डिसाइड करें कि यार चलो एक हो जाते हैं। दो बिजनेसेस डिसाइड करें कि चलो भैया एक हो जाते हैं, उसे मर्जर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल लेट सपोज, मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं कि
हमने हेयर लैब की एक ब्रांच है लेट्स सपोज हमारे पास, और हमने हेयर लैब की एक ब्रांच जौहर में। अब लेट्स सपोज दूसरी ब्रांच लेट्स सपोज मैंने बहादुराबाद पे ओपन की हेयर लैब की। मैंने बहादुराबाद की दूसरी ब्रांच ओपन की, ये इंटरनल ग्रोथ है। दूसरी ब्रांच मैंने ओपन की, ये इंटरनल ग्रोथ है। ठीक है। कुछ टाइम बाद लेट्स सपोज मेरे सामने ही रोड क्रॉस करते ही बिल्कुल ऑपोजिट एक और सैलून था। तो उस सैलून के ओनर ने अप्रोच किया और कहा कि भैया एक काम करते हैं ना, हम दोनों जो है वो एक ही ब्रांड नेम के अंडर ऑपरेट कर लेते हैं और अपने रिसोर्सेज को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कर लेते हैं, ये एक्सटर्नल ग्रोथ। अगर मैं उसको बोलूं ठीक है, अब इसमें सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर किस नाम के अंडर मैनेज करेंगे, क्या दोनों के नाम लगेंगे, या आपका नाम चलेगा या उसका नाम चलेगा? सर वो अपना नाम क्यों छोड़ेगा और आप अपना नाम क्यों छोड़ेंगे? अंडरस्टैंड कीजिएगा, मर्जर के जहां नुकसान हैं वहां फायदे हैं। तो अब अगर फायदे नुकसानात को आउटवे कर रहे हैं तो फिर हम मर्ज कर सकते हैं। मर्जर पॉसिबल होते हैं, मर्जर दुनिया भर में होते हैं। मर्जर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मैं सामने रखूंगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वो सामने रखेंगे, कुछ निगोशिएशंस मैं करूंगा, कुछ निगोशिएशंस वो करेंगे, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिजनेस को एक करेंगे। इसे मर्जर कहते हैं। अब इसमें मेरी अपनी रिसोर्सेस नहीं लग रही, मैं सामने वाली की रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं और सामने वाला मेरी रिसोर्सेज यूज कर रहा है। इसलिए हम इसे एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं कि अपने रिसोर्सेज के बजाय हम दूसरे के रिसोर्सेज पे ग्रो कर रहे हैं। कुछ अच्छे क्लाइंट्स मेरे पास होंगे, कुछ अच्छे क्लाइंट्स हमारे पास होंगे, कंबाइन हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स होंगे। कुछ मेरे स्टाफ अच्छे होंगे, कुछ उसका स्टाफ अच्छा होगा, कंबाइंड हमारे पास परफेक्ट स्टाफ होगा। जो दोनों तरफ से लोअर स्टाफ होगा हम उसको निकाल देंगे शायद, राइट। फिर दो तरफ का रेंट नहीं जाएगा, एक रेंट जाएगा। दो तरफ के ऑपरेशनल हेड्स ओवरहेड्स नहीं लगेंगे, एक ही ऑपरेशन का एक ही जगह का ओवरहेड लगेगा। हो सकता है मेरे एम्प्लॉयज अच्छे हो लेकिन मेरी लोकेशन हार्श हो, रोड साइड लेट सपोज पार्किंग एरिया अच्छा हो, तो मैं कहूंगा चलो यार एक काम करता हूं, मैं अपना स्टाफ लेके तुम्हारे पास शिफ्ट हो जाता हूं। हो सकता है मेरा ब्रांड बड़ा हो, मेरे पास ज्यादा फॉलोइंग हो, मेरा पेज ज्यादा एक्टिव हो, तो मैं उसको बोलूंगा यार ब्रांड मेरा ही रखो। हो सकता है उसका ब्रांड अच्छा हो, तो मैं उसको कहूंगा चलो यार मैं रोड ऑपोजिट आ जाता हूं, तुम्हारे ब्रांड के अंडर ऑपरेट करते हैं हम लोग मिलके। दिस इज द मर्जर। टेक ओवर में क्या होता है, गौर से देखिएगा, इट इज रादर अ हॉस्टाइल वे where one business buys out the other business to acquire it। देखें जरा, टेक ओवर क्या है? ये हॉस्टाइल है। भैया टेक ओवर क्या है? ये हॉस्टाइल है, ये हार्श मेथड है। इसमें एक बिजनेस दूसरे को बाय आउट कर लेता है, कहता है भाई ऑप्शन नहीं है, मैं खरीद रहा हूं। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हारे बिजनेस को खरीद रहा हूं, बात खत्म। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें खरीद रहा हूं। अब सवाल ये कि मैं तुम्हें खरीद रहा हूं तो वो क्यों बिक रहा है? वो एक बड़ी जबरदस्त ऑफर, एक बड़ा जबरदस्त एक मूवी का डायलॉग है, आई मेक यू एन ऑफर यू कैन डिनाई। मैं एक ऐसी ऑफर दूंगा तुम्हें कि तुम डिनाई नहीं कर सकोगे। तो दुनिया भर में टेक ओवर्स भी होते हैं कि चलो भैया खाली करो अपना बिजनेस, यहां से उठो जाओ, अपना ब्रांड नेम छोड़ो, मैं तुम्हें बाय आउट कर रहा हूं। तो उसे कहते हैं टेक ओवर। तो टेक ओवर हॉस्टाइल होता है, उसमें म्यूचुअल कंसेंट नहीं होती। मर्जर जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू होता है। तो अब हमारे पास सवाल आ जाता है कि सर मर्जर और टेक ओवर में कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन है? तो बिल्कुल है। मर्जर हो या टेक ओवर, ये जो एक्सटर्नल ग्रोथ है हम इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। मैं आपको यहां पे लिख भी देता हूं कि ये जो एक्सटर्नल ग्रोथ है हम इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब ये कि मर्जर को भी इंटीग्रेशन कहते हैं और टेक ओवर को भी इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन, मर्जर को भी इंटीग्रेशन कहते हैं और टेक ओवर को भी इंटीग्रेशन कहते हैं। दोनों में दो या दो से ज्यादा बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं। मर्जर में भी दो, मिनिमम दो बिजनेस तो होंगे। इंटरनल ग्रोथ में दो बिजनेस ही है, इंटरनल ग्रोथ में एक ही बिजनेस है, मैं अपने ही बलबूते पे ग्रो कर रहा हूं अकेला, इंटरनल। लेकिन मर्जर में भी दो मिनिमम बिजनेस होंगे और टेक ओवर में भी मिनिमम दो बिजनेस होंगे। ये नहीं हो सकता मैं अपने आप को अकेला टेक ओवर कर रहा हूं, या मैं अपने साथ ही अपने आप को, मैं हूं मेरे साथ भी मैं हूं, ये वो वाला केस नहीं होगा। तो मर्जर और टेक ओवर में मिनिमम टू बिजनेसेस होंगे, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तीन टाइप्स की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, थ्री टाइप्स
ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास तीन टाइप की इंटीग्रेशन होती है। सबसे पहली होती है नंबर वन हॉरिजॉन्टल, नंबर टू वर्टिकल, नंबर थ्री कॉन्ग्लोमेरेट। तीन इंटीग्रेशंस होती है हमारे पास। सबसे पहली होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, दूसरी होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन, तीसरी होती है कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। वर्टिकल में आपको दो नाम नजर आ रहे होंगे। तो वर्टिकल में या तो वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगी या वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगी। वर्टिकल में आइदर वर्टिकल बैकवर्ड होगी और वर्टिकल फॉरवर्ड होगी। सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन क्या होती हैं। अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं। गौर से देखिएगा। सबसे पहले चलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए कि सर ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है। गिव मी अ थम्स अप, मुझे थम्स अप दे दीजिएगा इफ वी आर गुड टू गो ऑन। यहां तक कोई सवाल तो नहीं है, यहां तक बात सारी समझ आ रही है, यहां तक क्लैरिटी है। ओके गाइस, ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लैरिटी है। वी आर गुड टू गो ऑन, राइट? वी आर गुड टू गो ऑन। ओके ओके परफेक्ट। चलें, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इट इज वेयर वन फर्म मर्जेस विद और टेक्स ओवर अनदर बिजनेस। देखो, मर्जेस और टेक ओवर दोनों की बात हो रही है। अभी बताया कि इंटीग्रेशन में मर्जर भी होता है और टेक ओवर भी होता है। इंटीग्रेशन में मर्जर भी होता है और टेक ओवर भी होता है। तो ये मर्जर हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है इन द सेम इंडस्ट्री एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री भी सेम है और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी सेम है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स लेने जा रहा हूं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स रखूंगा। फोकस कीजिएगा, यहां पे बहुत डिटेल एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास। चलिए बताएं जरा, कौन कौन सी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जरा बताएं। हाँ जी, जरा बताइएगा कौन कौन से स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हुए हैं हमने। यस प्लीज, हमने थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वेरी गुड। तो ये देखें, ये हमारे पास यहां पर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन लिख रहा हूं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। राइट? तो तीन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हमारे सामने आ गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं सबसे पहले। लेट सपोज बेवरेज इंडस्ट्री की। गौर से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं बेवरेज इंडस्ट्री की। तो अगर बेवरेज इंडस्ट्री में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेट सपोज पेप्सी एंड कोका कोला की। राइट? पेप्सी एंड कोका कोला। अब एक बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या पेप्सी एंड कोका कोला, क्या ये दोनों सेम इंडस्ट्री का पार्ट है? क्या ये दोनों सेम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? सेम इंडस्ट्री का पार्ट है, बेवरेज इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रहे हैं दोनों। राइट? राइट। और दोनों कौन सी स्टेज पर हैं? दोनों सेकेंडरी स्टेज पर हैं। दोनों प्रोडक्शन करते हैं, दोनों सेकेंडरी स्टेज पर हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर पेप्सी और कोका कोला के बीच इंटीग्रेशन हो जाए, पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है दुनिया में, कब हमें, वी नेवर नो। ग्लोबल मार्केट्स ऐसे चेंज हो रहे हैं, डायनेमिक्स ऐसे चेंज हो रहे हैं बिजनेस के, वी नेवर नो क्या हो सकता है। तो पेप्सी और कोका कोला अगर मर्ज हो जाएं, टेक ओवर कर लें एक दूसरे को, तो याद रखिएगा, this will be classified as, sir, this will be categorized as horizontal integration। इसको हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहेंगे कि अगर पेप्सी और कोका कोला आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए या टेक ओवर कर लें,
इसे हम जो है वो सेकेंडरी, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। दे आर इन द सेम इंडस्ट्री, beverage industry, they both are, and they both are at the same stage of production, they both are at the secondary stage of production। तो दोनों सेकेंडरी स्टेज पर है, दोनों सेकेंडरी स्टेज पर है और दोनों सेम इंडस्ट्री में है, तो हम इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हम इसे क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इसके अलावा एक और एग्जांपल, लेट सपोज मैं यहां पर टिम्बर इंडस्ट्री की एग्जांपल ले रहा हूं, टिम्बर इंडस्ट्री। अब टिम्बर इंडस्ट्री में हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट सपोज अनमोल फर्नीचर्स। ठीक हो गया। और एक और एग्जांपल है हमारे पास इंटरवुड फर्नीचर्स। राइट। मिसाल के तौर पे ये दो बिजनेसेस हैं और ये दोनों जो हैं वो जो हैं फर्नीचर सेल करते हैं, दे आर सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर्स। ये कस्टमर को बेच रहे हैं, ये बिल्कुल कस्टमर, तो ये टर्शरी में हो गए। तो अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों सेम इंडस्ट्री में हैं? क्या फर्नीचर इंडस्ट्री में दोनों टिम्बर इंडस्ट्री में? यस सर, दोनों टिम्बर इंडस्ट्री में है। तो और क्या दोनों सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर हैं? आर दे बोथ एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन? यस सर, दे बोथ आर एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा, इनके अगर ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएं या टेक ओवर कर लें, इनकी इंटीग्रेशन को हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहेंगे। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन तब होती है जब सेम इंडस्ट्री होती है और सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होती है, उसे हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मुझे बताएं, क्या यहां तक क्लैरिटी है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन समझ आ गया? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? परफेक्ट, क्लियर हो गया। परफेक्ट, आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब आ जाता है हमारे पास वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या आ जाता है हमारे पास? वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है सर? वर्टिकल इंटीग्रेशन, इट इज वेयर वन firm merges with or takes over another business in the same industry but at different stage of production। इंडस्ट्री तो सेम है लेकिन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे बेवरेज इंडस्ट्री है लेकिन स्टेज डिफरेंट है। प्राइमरी वाला सेकेंडरी के साथ मर्ज कर रहा है, या सेकेंडरी वाला टर्शरी के साथ मर्ज कर रहा है, या टर्शरी वाला सेकेंडरी के साथ मर्ज कर रहा है, या सेकेंडरी वाला प्राइमरी के साथ मर्ज कर रहा है। तो याद रखिएगा, इसे हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। जब इंडस्ट्री सेम हो लेकिन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट हो तो उसे हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। अब वर्टिकल में हमारे पास दो चीजें होती हैं। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वर्टिकल में दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्टिकल बैकवर्ड, एक होता है वर्टिकल फॉरवर्ड। सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर ये वर्टिकल बैकवर्ड और वर्टिकल फॉरवर्ड क्या है? तो ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। कोई सवाल है तो मुझसे पूछें।